हिंदी में प्रतिदिन अनेकों पुस्तकें छपती हैं। इसको पुस्तकें पे शक लग रहा है। अनेकों पुस्तकें नहीं होगा, ये होगा ठीक है सर, अनेक। तो अनेक पर ही, अनेक जो अपने आप में बहुवचन है, ठीक है ना। इस उपकार के लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, ठीक है ना। ऐसा भी परिवर्तन कर सकते हैं, वैसा नहीं कि धन्यवाद करता हूँ करना है, उसके जगह बेटर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्या आप यह पुस्तक पढ़ लिए हैं? और कोई? अभी तक कोई परफेक्ट सही नहीं है, फिर से बोल रहे हैं। क्या आप यह पुस्तक पढ़ लिए हैं? नहीं बोलता है, क्या आप यह पुस्तक पढ़ लिए हैं? क्या आपने यह पुस्तक पढ़ लिया है? क्या आपने यह पुस्तक पढ़ लिया है? क्योंकि जो सेंस है वो चेंज नहीं ना होना चाहिए, वहाँ पर भाव यही है, ठीक है। वह न तो यह काम कर रहा है, न ही किसी को करने दे रहा है। भाव बदल गया ना, और बेटर कीजिए। सेंटेंस क्या है? वह न तो यह काम कर रहा है, न ही किसी को करने दे रहा है। और नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा। वह न तो यह काम कर रहा है, न ही दूसरे को करने दे रहा है। किसी को जो यहाँ बोल रहे हैं ना, वहाँ पे क्या होगा? दूसरे को करने दे रहा है। माइन्यूट मिस्टेक है। अगला पूछ रहे हैं, भाई रोती हुई बहन की आंसू पोंछी, तो बहुत आसान हो गया। क्या होगा? भाई रोती हुई बहन की आंसू पोंछी, क्या होगा? यहाँ क्या अर्थ आ रहा है कि भाई भी रो रहा है, भाई रोते हुए बहन का आंसू पोंछा, यानी खुद भी रो रहा है। ये सेंस आ रहा ना, ये बात तो सही नहीं है। इसमें दो गलतियाँ हैं, दोनों को ठीक कीजिए। भाई रोते हुए बहन के आंसू पोंछी, वेरी गुड। भाई ने रोती हुई बहन के आंसू पोंछे, एक पोछी को पोछे हो जाएगा, और भाई के बाद कर्ता का चिन्ह लगेगा, ने का, ठीक है ना। भाई ने, उसने अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में प्रवेश दिलाया। ये चलेगा, इसमें गलती नहीं है, इसको ज़बरदस्ती गलती में डाल दिया है। उसने अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में, एक तो बेटे के आगे अपने लगाने की जरूरत नहीं है, बेटा एक तो ये गलती लग रहा नहीं, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ, वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ का कोई पैरामीटर है नहीं इस तरीके का, मतलब एक ज़बरदस्ती खोदने वाली बात है। सबसे अच्छे विद्यालय में कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, ये इसमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। हरी नीम की पत्तियां खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा कहा जाता है, अच्छा माना जाता है। इसमें दो गलती है। एक है हरी नीम की पत्तियां खाना की जगह हो जाएगा चबाना, पत्ती खाया नहीं जाता है, पत्ती चबाया जाता है, ठीक है। तो हरी नीम की पत्तियां चबाना, और बाकी आप माना जाता है, जो वो सब में दिक्कत नहीं है। वो चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं, कहा जाता है को माना जाता है कह सकते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाने का क्या अर्थ होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना और कल्पना की दुनिया अलग अलग चीज़ है। लगता है सेंस एक ही है, लेकिन अलग है। कागजी घोड़े दौड़ाना, ये लगता है कि वहाँ जाएगा, लेकिन नहीं है वो चीज़। यही तो गलती होती है इसमें। कागज में ही काम करना, जैसे कि फाइलें बढ़ जाती हैं और रोड पे काम नहीं हुआ, इसको कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। जैसे इंजीनियर साहब के यहाँ रोड बन गया, एक्चुअल में रोड नहीं बना, इसको कहते हैं कागजी घोड़े। सरकारी कामों में कागजी घोड़े दौड़ते हैं, और विश्वविद्यालयों में कागजी घोड़े दौड़ते हैं। आप वहीं पर खटखट पास करें, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कागज पर काम का होना, एक्चुअल में काम का नहीं होना, इसको कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। मंत्री जी जो कागजी घोड़ा दौड़ा दिए, नहीं। जैसे कि आप एक वाक्य बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि पिछले 3 साल से तो रोड निर्माण के लिए केवल कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ? रोड नहीं बन रहा है, केवल फाइल, सैंक्शन, लेटर में, इसको कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना, समझा? नॉर्मली क्या लग रहा था? कल्पना में, ये कल्पना नहीं, तो ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। काटो तो खून नहीं, पता ही है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही भयभीत हो जाना, ठीक है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसमें दिक्कत है? हाँ, ठीक है। जो खुद अयोग्य है वह किसी का परख क्या कर सकता है?
यही सेंस है। ऊँट के मुंह में जीरा भी ठीक है। क्या होता है? चलिए ये सब तो पता। क्या अजल गगरी? हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब जिसके रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन मिला कम। थोड़ा तीतर थोड़ा बटेर, इसका बताइए। थोड़ा तीतर थोड़ा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। इसके लिए एक और हम लोग नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, बाकी किताबों में यूज़ नहीं होता है। किसी चीज़ को लोण देना होता है, ठीक है ना। ऐसे कि किसी काम को ऐसे लोगों को मिला दें जिसमें दोनों को नहीं आता हो काम, आप दोनों अपने आप को तेज समझ रहा हो, ठीक है ना, कि थोड़ा इसको ठीक। तो आधा तीतर और आधा बटेर, आप दोनों समझ रहे हैं कि हम बहुत कुशल कारीगर हैं। यानी कुशलता का अभाव होना फिर भी अहंकार में होना। तीतर बटेर यानी कि ऐसे लोगों का बेमेल मेल को कहते हैं तीतर बटेर, ठीक है ना। हाँ, तीतर बटेर मिल गया था सब। देखिए ये हम आज इसलिए कर रहे हैं कि इस जो परीक्षा है उसमें हिंदी का काफ़ी महत्व है। हिंदी में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन जो पढ़ना होता है उसकी समझ नॉर्मली मानता है कि मातृभाषा है उतना आना चाहिए। जैसे कि किसी भी भाषा के लिए क्या है, जैसे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा सर्वनाम यह है, वो सब जानना चाहिए, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, सब तमाम वही चीज़ें हैं। इसके अलावा जो सबसे प्रमुखता से पूछा जाता है वो क्या रहता है? संधि। उसके बाद समास, उपसर्ग। चलिए आपने उपसर्ग प्रत्यय, संधि से तो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अनुलोम विलोम, ठीक है ना, अनुलोम विलोम और पर्यायवाची, अनेक के एक शब्द, मुहावरे, चलिए लोकोक्ति, फ्रेज जो भी हो, और अलंकार भी देख लिया। फिर एक होता संक्षेपण, फिर निबंध लेखन। हाँ, इसमें निबंध कहाँ से आएगा? इसमें नहीं। ये हम ओवर बता रहे कि हिंदी जानने के लिए क्या क्या जानना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है? फिर आता है शुद्ध करना, अशुद्धि संशोधन। क्या कहते हैं? अशुद्धि संशोधन। हाँ, और बोलो बोलो ना बोल दो तुम, मन का बात निकालो। इतना के बाद कह रहा कि सर व्याकरण, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं और इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब जैसे संधि का कितना भेद होता है? 3 बोलिए तो बोलवे। वेरी गुड। संधि क्या होता है? व्हाट इज संधि? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, संस्कृत में इसका परिभाषा है परः सन्निकर्ष संधिता, यानी अत्यधिक निकटता के कारण जब दो वर्ण आपस में मिल जाएं तो इसको संधि कहते हैं, और उन्हीं को जब अलग करते हैं तो उसको विच्छेद करते हैं, और फिर वो एक नया अर्थ देते हैं, ठीक है ना। यानी क्या करता है? अक्षरों को ये छोटा कर देता है, संक्षिप्त कर देता है। और समास क्या करता है? विभक्ति हटाकर एक शब्द बनाता है। समास में क्या होता है? समासिक पद बन जाते हैं, 2 पद मिलकर एक नया पद बनते हैं, समासिक पद कहते हैं उनको। हाँ, अलग होना भी जो नहीं है वहाँ पर, समस्त पद में वो अलग भी होता है, लेकिन एक भी हाँ, संधि में विच्छेद होता है। हाँ, तो संधि का क्या परिभाषा? परः सन्निकर्ष संहिता, यानी अत्यधिक निकटता के कारण 2 वर्णों का आपस में मिल जाना और संक्षेप कर देना, शब्द को उसको छोटा कर देना, यह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो इस संधि के प्रमुखतः कितने भेद होते हैं? प्रमुखतः कौन कौन से? स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो गुण संधि क्या है? आयादी संधि, ठीक है। तो संधि को जानना, क्योंकि क्वेश्चन संधि से आता है, ठीक है ना। अब वैसे ही जो इसके पार्ट्स में स्पीच हैं, संज्ञा सर्वनाम, तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बेसिक संज्ञा किसको कहते हैं? और बेहतर परिभाषा, ये तो बहुत बच्चा वाला परिभाषा है।
हाँ ठीक है, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, सिंपल कहा जाए तो कह सकते हैं। जिस चीज़ को देखिए, संज्ञा उसी चीज़ को कहते हैं ना जिसका नामकरण किया जा सके। संज्ञा किसको कहते हैं? जिसका, और नामकरण किसका हो सकता है? जिसको हम देख सकते हैं, जो विजिबल है। अंग्रेजी में कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्लेस, पर्सन और थिंग उसका आगे व्याख्या है। तो नेमिंग वर्ड क्या है? हम जिसको देख सकते हैं वो सब संज्ञा है। जैसे कि आप यदि इसको देख सकते हैं तो ये डैशबोर्ड संज्ञा है, या बोर्ड को देख सकते हैं ये संज्ञा है, यदि हमको देख सकते हैं हम संज्ञा है, यदि अगल बगल बैठे अपने मित्रों को देख सकते हैं तो वो भी संज्ञा है। नहीं, गेहूँ चावल धान संज्ञा है कि नहीं है? है। कहीं गए तो दिल्ली दिखता है लेकिन दिल्ली भी संज्ञा है, क्योंकि उसका भी एक एहसास है कि यह यहाँ के बाद दिल्ली शुरू है, कहते हैं ना बॉन्डे, इसका मतलब दिल्ली दिखने लगा। तो इस तरह का किसी भी चीज़ का जिसका नाम रखते हैं, जिसको हम जानेंगे तब ना नाम रखेंगे, तो वो चीज़ होती है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले आए उसको सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक है। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं अब यहाँ बताइए। पहला ही प्रश्नवाचक है, लिखिए पुरुषवाचक, पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। निजवाचक और संबंधवाचक। देखिए, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसको पुरुषवाचक कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। जैसे कि मैं, मैंने, हम लोग, आप, उसकी, आप लोग। उदाहरण लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो तो क्या कहेंगे? पुरुषवाचक। निश्चय कहाँ से? पुरुषवाचक। इसका उदाहरण है मैं, मैंने, हम लोग, आप। निश्चय में क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान हो, ठीक है, दूरी या निकटता का बोध हो। जिस सर्वनाम से, सर्वनाम तो आता संज्ञा के बदले, तो जिस सर्वनाम से संज्ञा के बारे में निश्चित ज्ञान हो कि कितनी दूरी है, क्या निकटता है, ऐसा निश्चित ज्ञान हो, ठीक है, उसको निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि अब नज़दीक में कोई है तो बोलेंगे ये लड़के हैं, और दूर में भी कोई घोड़ा जा रहा है तो ये घोड़े हैं। तो इससे क्या हुआ? थोड़ा निश्चित ज्ञान हो रहा है कि हाथी है, घोड़ा है और नज़दीक है कि दूर है। निश्चय भी हो रहा है और स्थिति का भी पता चल रहा है, तो इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में क्या होगा कि जिस सर्वनाम से अज्ञात या अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का संबंध होता है। इसका एकदम निश्चित नहीं, लेकिन अज्ञात या अनिश्चित चीज़ों का बोध हो, व्यक्तियों का बोध हो, वस्तुओं का बोध हो। अज्ञात या अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध नहीं होता है कि आज कुछ होगा, तो कुछ क्या है? अनिश्चय बोधक सर्वनाम है। इसका उदाहरण हो गया कि कुछ, कोई हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अनिश्चय। प्रश्नवाचक, यहाँ कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछा जाए। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति को प्रश्न के रूप में पूछा जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति या विषय में पूछने के लिए किया जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। जैसे कौन आ रहा है, चौथा हो गया। पांचवा है निजवाचक। जिस निजवाचक का बहुत कम प्रयोग होता है आजकल, प्रयोग इसका बहुत कम हो गया है, क्योंकि ऐसे वाक्य लोगों को समझ में नहीं आते हैं, जल्दी बनते भी नहीं। जैसे अपने बारे में आप ही बोला जाए तो उसको निजवाचक बोले थे कि मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, या मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो यहाँ आप जो है निजवाचक संज्ञा, लेकिन आप क्या है? कर्ता नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। निजवाचक जो सर्वनाम होता है वो कर्ता की तरह दिखता है लेकिन कर्ता नहीं होता है, वो सर्वनाम ही होता है। जैसे कि मैं इसमें कर्ता है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, यानी कि स्वयं ही कर लूँगा। तो इसमें क्या है? स्वयं सर्वनाम है, न कि संज्ञा। लगता कैसा है? आप मतलब संज्ञा की तरह लगता है। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं होता है, चूँकि उटपटांग प्रयोग टाइप का है थोड़ा सा। संबंधवाचक सर्वनाम, लास्ट वाला जो है, ऐसा सर्वनाम जो प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है, जैसे दो कनेक्टर टाइप का काम करता है, इस तरह का।
नहीं, इसमें ब्रेक होता है सेंटेंस में। जैसे कि मैं भी तो वही करता हूँ जो तुम करते हो, तो मैं भी तो वही करता हूँ या क्या है, प्रधान वाक्य है, और जो तुम करते हो उस पर वह आश्रित है। तो मैं भी तो वही करता हूँ जो तुम करते हो, ठीक है ना। इसी को संबंध भी कहते हैं। क्या करता है, दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है। प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ता है और एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ता है, तो ऐसे में संबंधवाचक होता है। जैसे यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हुआ, इस वाक्य जो, वेरी गुड। इस वाले का काम मोटा मोटी क्लियर है, क्योंकि सर्वनाम ही ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। क्रिया किसको कहते हैं, अब होने कर्ता जो कर्म करता है उसको क्रिया कहते हैं। बात तो सही है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बैठा हुआ है, तो कौन सा क्रिया कर रहा है, जैसे बैठा हुआ आदमी बैठने का काम कर रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। वो खड़ा नहीं है, ये अभी कम है, बढ़ गया, तो बैठना भी एक क्रिया है, नहीं है। सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। डायरेक्टली जो दिखे, लेकिन बैठा हुआ आदमी यदि सोच रहा है तो सोचना क्रिया है कि नहीं है, ये आपको पता चलेगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, ठीक है ना। तो सोचना क्या है, एक अवस्था है। तो जब भी क्रिया की परिभाषा दीजिएगा तो अवस्था वर्ड भी प्रयोग करना है, समझा गया। यानी किसी कार्य को करने या फिर किसी अवस्था का द्योतक शब्द होता है क्रिया। वर्ब क्या है, इज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी कार्य या होने की अवस्था को हम क्रिया कहते हैं। ये हम प्रमुखतया कितने भागों में बढ़ती है, दो भागों में, सकर्मक और अकर्मक। खेलना कूदना दौड़ना ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। सोना अकर्मक क्रिया है, सोचना अकर्मक क्रिया है। क्रिया विशेषण क्या होता है, देखिए आप लोग थोड़ा सा परिभाषा को और शुद्ध कर लीजिए। जैसे ये बच्चा वाला परिभाषा है सब, तीसरा चौथा वाला। विशेषता बताए बहुत जनरल बात है, ठीक है। उसमें जोड़िए कि उसके अर्थ में कुछ जोड़े। कई बार वो विशेषता नहीं भी होता, नेगेटिव बातें भी है, ठीक है ना। तो उसके अर्थ में कुछ जोड़े, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। एडवर्ब इज व्हाट, एडवर्ब इज समथिंग दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो क्या करता है, क्रिया के अर्थ में कुछ जोड़ता है। अब कुछ में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव जनरल कुछ भी जुड़ सकता है। वो ग्लोरीफाई भी हो सकता है और डिफेम भी हो सकता है। उसका नाम भी हो सकता है, वह बदनाम भी हो सकता है। शब्द में तो इतनी ताकत है कि खाली किसी को बोल दीजिए कितना मोटा है, उतने महाभारत हो जाएगा। महाभारत का क्या, अंधे का बेटा अंधा, यही ना वाक्य था। एक वाक्य और सब खत्म। 18 दिन का क्या, उसके बाद तो लड़ाई को ही महाभारत कहा जाने लगा। जितने भी युद्ध हैं सब महाभारत है, ठीक है ना। उसी तरह से समास का परिभाषा क्या होता है, तो संधि के बदले है क्या, हाँ, इसकी परिभाषा संस्कृत में है समसनम समासः। समसनम समासः यानी जहाँ पद समस जाए उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है ना। समस्त पद और एक पद का कंसेप्ट आता है समास में, ठीक है ना। समास भी बता देंगे आपको। और शुद्धि संशोधन तो आप लोग कर ही लेते हैं, शुरू में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुहावरा में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ मुहावरा अलग से देख लीजिएगा, बता देते हैं जो इस बार के लिए परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ मुहावरा देख लीजिए, उसको पूछ लें। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ संकट, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना, पेट आप लोगों को मोटा मोटी अर्थ भी नहीं पता है। पेट में दाढ़ी होना, दाढ़ी कब होता है, जब एक अवस्था आ जाती है, बुजुर्ग हो जाता है आदमी तो दाढ़ी उड़ी होना। कम उम्र में ज़्यादा बुद्धि होना, पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में ज़्यादा बुद्धि होना, ऐसे ही गलती हो जाएगी। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये तो ठीक है, क्या हुआ, हंस तो दिए सर मुड़ा है नहीं, तो यही तो आपको ज्ञान आप अर्जित करने के लिए आ रहे हैं, तो ज्ञान होना चाहिए। बोलिए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े ना, ये तो इसका डायरेक्ट अर्थ हो गया। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अभी आज नया नया आया, आते के साथ हम ध्यान है उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उसको वो बोलेगा तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ गया, यानी शुरुआती दौर में ही हानि हो जाना।
शुरुआती दौर में ही नुकसान हो जाना। बिजनेस के गल्ला उल्ला लेके बैठा और उसी दिन जो है हर चीज़ जो खरीद के आया सबका दाम सरकार घटा दिया। नहीं सीधा लॉकडाउन हो गया। वो महंगा खरीद के आया, लॉकडाउन हो गया तो सर मुड़ाते ही ओले पड़े। आंधी के आम, आंधी के आम, क्योंकि गांव देहात से आप लोगों का संपर्क टूट गया है ऐसे। और कहा कि लड़कियों में तो दिक्कत होता है कि संपर्क होता भी है तो बहुत जुट नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ भी संकट ही रहता है बहुत सारा। आप लोग गांव में कभी रहे हैं लंबा 1 आध महीना, 4 महीना, 10 महीना से करके? तुम तो गांव में रहते हो, अभी भी गाँव में है, क्योंकि आंधी के आम जो है ना तुम्हारे ही बारे में सही है। जैसे मान लीजिए आम लेके आया तो हम लोग कुछ वैल्यू देते हैं कि आम लेके आया है कि नहीं। कहने का मतलब हुआ कि आंधी में आम झड़ गया तो आदमी एक मोटरा लेके आ गया, ऐसे तोड़ के देगा बढ़िया बढ़िया आम। कोई आदमी, दूसरा आदमी, जैसे मान लीजिए ये आम खरीद के लाए और ये आम अपना आंधी वाला लेके आए, तो ये कह सकते हैं ना कि देखो मेरा आम को हल्का मत लो, ये आंधी का आम नहीं है। यानी सस्ता में नहीं मिला है। आंधी का आम मतलब सस्ते में मिलना, कम कीमत आंकना। तो आंधी के आम का कोई वैल्यू नहीं होता है और बाकी वैल्यूएबल चीज़ें। तुम्हारे पास भी जवाब है, तुम भी चाहो तो चांदी का जूता मार सकते हो। नहीं देना ऐसे जवाब। नहीं, सवाल है ये, चांदी का जूता मारना। सुना सुना लग रहा है ना? चांदी का जूता मारना, वाक्य बनाइए, चांदी का जूता मारना। चलो चलो बताओ, चांदी का जूता मारना मतलब क्या होता है? आइडिया? बेटा का जूता पड़ता, चांदी का, जैसे कि क्या है ना कि वो बहुत काम करने में आनाकानी कर रहा था सरकारी अधिकारी, मैंने चांदी के जूते मारे, काम हो गया। पैसा देकर वश में कर लेना, धन देकर वश में कर लेना। लिखिए, समास का परिभाषा लिखिए, ऐसे बीच में चेंज कर दे रहे थोड़ा टेस्ट आप लोग ताकि ग्रामर समझ आए। समास संस्कृत में होता है सम सनम समास, स म स न म और डॉट, सम सनम समास। हिंदी में लिखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। यानी कि समास की सहायता से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। कि इसका 10 ठो सर है, ऐसा व्यक्ति के बारे में कहना था, दशानन बोल दिया, उससे पता चल गया कि रावण के बारे में हम कह रहे हैं। 10 हैं आनंद जिसके। तो इसके भी 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के भी 6 भेद और समास के भी 6 भेद, 6 भेद होते हैं। नहीं, पहला तत्पुरुष समास, पहला, उसको पहले व्याख्या लिख लीजिए उसका। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। अच्छा, ये सब लोग रटते आते हैं, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, इसे पहला पद प्रधान होता है। ये होता क्या है? प्रधान होने पर क्या होता है? प्रधान का मुकुट लग जाता है। हाँ, सेंटेंस नहीं, यहाँ तो वर्ड की बात हो रही है। इसमें जो हमने क्या बोला कि पदों से मिलकर ये बनता है, तो इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास। प्रधान होने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर हम प्रधान हैं तो हमारे हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो जो पद प्रधान होगा उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। तो कौन सी चीज़ें होंगी? हलवा आएगा वहाँ पर, लड्डू आएगा नहीं ना, लिंग नहीं, लिंग का निर्धारण होगा, अर्थ का निर्धारण होगा और वचन का निर्धारण होगा। यानी कि लिंग, वचन और अर्थ का निर्धारण किसके आधार पे होगा? अंतिम पद के हिसाब से, प्रधान पद के हिसाब से। अर्थ कि समास के बाद जो पद बनेगा ना, उस पद के अर्थ निर्धारण में 3 तरीके से योगदान करेगा अंतिम पद। किस तरीके से? लिंग, वचन और अर्थ। क्लियर है? क्योंकि ये छोटी सी बात है, लेकिन कहीं पे लोग समझते नहीं है ना, समझाते नहीं है, तो अंतिम पद प्रधान तोता की तरह रट जाता है और उसका कोई फायदा ही नहीं है, पता नहीं चल पाता। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, तो ये दोनों क्या है? तत्पुरुष समास। डिटेल में इस तरह के उदाहरण और भी आपको लिखवा देंगे, उदाहरण देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। बोलिएगा तो देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको करने लिखने पर वो हो जाएगा। कर्म, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो व्याख्या के आधार पर किसी में भी जा सकते हैं, जैसे कि वो तत्पुरुष में भी जा सकते हैं, कर्मधारय में भी जा सकते हैं। कर्मधारय में लिखिए, कर्मधारय समास। इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का भाव होता है।
विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का भाव होता है। अब चूँकि भाषा जो लोग पढ़े हैं वही समझ पाएंगे उपमान उपमेय क्या होता है। मानसमय का भाव होता है। जैसे पीताम्बर, हाँ, पीत जोड़ अंबर, नीलांबर, लेकिन यह बहुब्रीहि में भी जाता है, ठीक है। अलग अलग सेंस आता है। देखिए, जैसे कि जो जिससे विशेषता बताई जाए और जिसकी विशेषता बताया जाए, तो जिसकी विशेषता बता रहे हो क्या हो वह नहीं, हम पहले चीज़ का बता रहे हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल है, यहाँ चंद्रमा है और यहाँ पे किसी लड़की का चेहरा है, तो लोग कहता है ना कि तुम चंद्रमुखी हो, चांद जैसा मुखड़ा है तुम। तो इसमें क्या है, उपमा दी जा रही है किसकी और किसके बारे में। तो इसमें उपमान कौन है, चंद्रमा हुआ ना, और उपमेय लड़की है, ठीक है ना। तो यही उपमान उपमेय भाव होता है। तो इसमें विशेषण कौन है, ये चंद्रमा, और विशेष्य है लड़की। तो इसीलिए मैंने उदाहरण बताया, समझ आ गया। विशेषण विशेष्य भाव यानी जिस चीज़ से किसी अन्य को ग्लोरीफाई किया जाए तो उसमें क्या संबंध होता है, उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य। अगला लिखिए द्विगु। बहुत सारे एग्जाम्पल वो अलग से आपको लिस्ट दे देंगे ताकि परीक्षा के लिए उसको देख लीजिएगा। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, लेकिन दूसरा पद संज्ञा होती है। पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद संज्ञा, जैसे चौराहा, त्रिलोक। अगला लिखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में क्या होता है ना कि दो पद तो रहते हैं लेकिन दोनों पद अपना अर्थ छोड़ देते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, तो वहाँ गणेश का अर्थ आ जाता है। हाँ, इस तरह का। तो कई उसमें त्रिनेत्र क्या होगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, द्विगु का भी और बहुब्रीहि का भी। बहुब्रीहि समास के दोनों पद, देखिए बहुब्रीहि समास के दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर संयुक्त रूप से एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी मिलकर एक विशेष अर्थ देते हैं। दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ देते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर। दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके यानी रावण, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका यानी गणेश। तो ये हो गया बहुब्रीहि। और द्वंद्व होता है, तो अभी तो बोले तो वो चला जाएगा। हाँ, हम तो बोले ही, अभी तो बताए कि चूँकि वहाँ पर उस व्याख्या जैसा करेंगे उस हिसाब से, लेकिन नॉर्मली इसी में आएगा। 3 है नेत्र जिसका। द्वंद्व में क्या होता है कि पदों के बीच आने वाले 2 अव्यय हैं और या इनका लोप हो जाता है। मतलब ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है, शब्द और पद में अंतर समझते हैं। जो शब्द वाक्य में आए उसको पद कहते हैं, ठीक है ना। जो शब्द वाक्य में आ जाए उसको क्या कहते हैं, पद। तो पदों के, या फिर जब 2 शब्द आपस में जुड़ जाएं तो उनको पद बोलते हैं, अलग अलग। तो इसमें क्या करा कि 2 पद के बीच में और या आना चाहिए। और या क्या है, अव्यय है। ऐसे अव्यय का लोप जहाँ पर हो जाता है उसको द्विगु कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। हाँ, लुप्त हो जाए। जैसे जहाँ पर भाव हो कि यहाँ पर धर्म और अधर्म होना चाहिए, लेकिन लिखा है धर्माधर्म, ठीक है ना। जैसे माता पिता है, तो माता और पिता की जगह क्या लिख दिए, हाइफन दे दिए, तो वहाँ और का लोप हो गया। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जब ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं आपसे, किसमें दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व में। जब दोनों पद प्रधान होगा तब ना द्वंद्व होगा। चलिए, अव्ययी भाव समास। अंतिम क्या है, यहाँ दोनों पद मिलकर एक हो जाते हैं और अव्यय का काम करते हैं। समास में जो 2 पद हैं, यानी 2 अलग अलग शब्द जब यहाँ पे तो पद कहलाएंगे। तो जो दोनों पद मिल जाएंगे और अव्यय का काम करेंगे, दोनों पद मिल जाते हैं और अव्यय का काम करते हैं,
अव्यय समझते हैं ना, जिन शब्दों में कोई विकार नहीं है, जैसे कि और बताया ना, और या, इस तरीके से जिसका स्थिति एक ही जैसा बना रहता है उसको अव्यय बोलते हैं। जैसे हर घड़ी, पल पल, यथाशक्ति, ज़्यादा अच्छा है ये, प्रतिदिन, ठीक है ना, ये सब इसके अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। यथाशक्ति, इसमें क्या खासियत होती है कि इसका लिंग वचन जो है ना वो बदलता नहीं है, एक ही रूप में रहता है। 6 हो गया, रिपीट कर दीजिए एक बार। तत्पुरुष किसे कहते हैं? उदाहरण गंगाजल, हाँ ठीक है। कर्मधारय, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय, नीलांबर पीतांबर, और भी कई उदाहरण, ठीक है। द्विगु, लंबोदर, यानी अर्थ बदल जाता है, दोनों मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। चंद्रयान पहुंचने वाला चंद्रमा का तो पूछ सकता है नहीं, लिख लीजिए। यस, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द जितना आपके पास हो जाए। वैसे 2 ही पूछता है, 1 या 2 ही पूछेगा इसमें। हाथी का 2 बताइए, तो गजानन भी नहीं होगा। एक गज तो हो गया, तो गज के मतलब गजानन क्या है? कोई सोचा होगा कि हाथी का पर्यायवाची भी हम लोग भूल जाएंगे, दूसरा नहीं याद आ रहा है। नहीं, चंद्रमा का तो वही दोनों ठीक है। शशि आपको लिस्ट दे देंगे पूरा, ठीक है ना। हाँ ना, मरुद मतलब हवा होता है। मातंग मतलब हाथी, मातंग होता है। एक होता है शायद करी करके होता है, याद नहीं आ रहा है। चलिए 2 हो गया ना। अच्छाई और भलाई में क्या फ़र्क है? और यदि आप मतलब बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं तो भलाई का काम नहीं है, अपने नहीं कर रहे हैं, ये पेड़ पौधा है तो आपको भी दवा मिलेगा। सेंस वही होता है, भलाई में उपकार का सेंस होता है, दूसरों के प्रति का, और अच्छाई जनरल अपना गुण है। अच्छाई अपना गुण है और भलाई हमारे अच्छे गुण से दूसरों को जो लाभ होता है उसको भलाई कहते हैं। यानी आपके अंदर यदि अच्छाई है तो आप भलाई करेंगे, ठीक है। आयु और अवस्था में क्या अंतर है? अवस्था रेंज है। हम लोग जब बोलते हैं ना कि मेरी आयु इतनी है तो यह गलत प्रयोग है, पता है। जब आप कहते हैं कि मेरी आयु 50 साल है या मेरी 25 साल की आयु है, तो यह आप कितना गलत बात बोल रहे हैं, पता है। नहीं, आपकी आयु तो ईश्वर ने तय किया है, 100 साल 150 साल। आप क्यों बोल रहे हैं कि मेरी 25 साल है? सोचिए, ये कभी सोचा है कि हम गलत बोलते हैं? कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरी आयु इतनी है, क्योंकि मेरी अवस्था इतनी है। अब तक आपने जो पूरा किया वो आपकी अवस्था है, और जो आपका भगवान ने लिख के भेजा वो आपकी आयु है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आयु बता देते हैं। कैसे बता सकते हैं अपनी आयु? तो जैसे मान लीजिए आप 28 साल के हैं तो बोलिए कि मेरी अवस्था 28 साल, यानी 28 साल का मैं हो चुका। मेरी आयु 28 साल है, कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो यदि 28 साल में 2 दिन बाकी होगा तो उसके बाद आप पे संकट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आयु समस्त जीवन काल को कहते हैं और अवस्था वर्तमान आयु को कहते हैं। क्लियर है? अपरिचित और अनभिज्ञ में क्या अंतर होता है? अपरिचित और अनभिज्ञ, अपरिचित और अनभिज्ञ, जिससे आपका परिचय नहीं हो अपरिचित, लेकिन जो कुछ नहीं जानता है वो अनभिज्ञ है, या उसका गुण है। अपरिचित आपका उसके बारे में परिचय नहीं है, उसको किसी के बारे में परिचय नहीं है, मतलब किसी का ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है वो। आप समझा रही है? अपरिचित जिसको हम नहीं जान रहे वो अपरिचित है, लेकिन जिससे किसी बात की, मान लीजिए अनभिज्ञ, यह अनभिज्ञ आदमी है, यानी इसको किसी बात की जानकारी नहीं है। उत्पादन और आविष्कार में क्या अंतर है? हाँ, यही मेन उसमें अंतर है। आविष्कार क्या? अज्ञात पदार्थ की खोज ये है। उत्पादन तो जो ज्ञात है उसको बार बार उत्पादित किया, मतलब उसको फिर से कर रहे हैं। प्रदान करना और भेंट देने में क्या फ़र्क है? भेंट और प्रदान करना, मैंने आपको यह, मतलब मान लीजिए मैंने आपको एक कलम प्रदान किया और मैंने आपको एक कलम भेंट की, दोनों में क्या फ़र्क है? प्रदान करके, जैसे मैंने अपना मोबाइल आपको प्रदान कर दिया, तो प्रदान ठीक है। देखिए, बहुत बड़ा माइन्यूट अंतर है, ध्यान समझिए। हिंदी एक दिन का चीज़ नहीं है, बहुत लंबे समय का चीज़ है। जैसे यदि कोई बड़ा आदमी छोटे को दे तो वह प्रदान है, बड़ा छोटे को दे तो प्रदान है, और छोटा बड़े को दे तो भेंट है। समझा? क्लियर हुआ? जैसे मैंने आपको, मतलब हम यदि बड़े हैं और हम दे रहे हैं तो हम आपको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आप यदि हमें कुछ देंगे तो वो भेंट स्वरूप देंगे, वो नहीं कि हमने सर को मोबाइल प्रदान किया।
ठीक है ना। यदि आपका मन करे तो आप भेंट दे सकते हैं, ठीक है, और हम यदि देंगे तो प्रदान करेंगे, ठीक है। निश्चित और नियमित में क्या फ़र्क है? आप बताइए, आप बहुत कम बोल रही हैं, सोच ज़्यादा रही हैं, बोल कम रही हैं, बोलिए। बोलने से सब होता है। देखिए, निश्चित जो है वह किसी चीज़ का पक्का, एकदम अफर्मेशन है, पक्का है तो निश्चित है। और नियमित क्या है? एक निश्चित समय पर जो बार बार हो उसको नियमित बोलते हैं, यानी वो क्रोनोलॉजी है, कालक्रम है। एक है जो सर्टेनिटी का बोध कराता है और एक क्या कराता है? रोटेशन पर टाइमिंग का बोध कराता है। निश्चित क्या है? पक्का, ठीक है, और नियमित क्या है? कालक्रम। अनुसार और अनुकूल, अनुसार और अनुकूल का अर्थ होता है ये। अनुसार तो मतलब होता है अनु, मतलब अनुवर्ती, यानी किसी चीज़ के जैसा व्यवहार करने को अनुसार बोलते हैं। किसी चीज़ में जैसा वाला भाव आएगा तो वहाँ पर अनुसार लगता है। जैसे उदाहरण से मान लीजिए, राजभवन की चिट्ठी के अनुसार ही काम आगे बढ़ेगा, ऑफिस का कोई लेटर आया तो उसके अनुसार ही काम आगे बढ़ेगा। तो उसमें क्या है? जैसा आदेश आएगा वैसा आगे होगा। अनुसार में जैसा का भाव रहता है, जबकि अनुकूल में क्या रहता है कि के मुताबिक, थोड़ा सा सेंस चेंज होता है हल्का सा। अनुकूल में क्या है? जैसे मान लीजिए अभी ऐसी हवा हो रही है कि लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, यानी अभी की हवा बारिश के अनुकूल है। इसमें क्या है? वह एक सेंस दे रहा है कि अगला। अनुकूलता क्या है? कि स्थिति है, और वह क्या है? एक फॉलोअप है के अनुसार। थोड़ा सा ही का अंतर है, ठीक है ना। जैसे कहाँ पर हम गहरा लगाएंगे और कहाँ पर गंभीर लगाएंगे, कहाँ गहरी बात और कहाँ गंभीर का उपयोग करेंगे, बताइए तत्काल में। जैसे कि मान ले आप कोई बात बोले तो हम ये बोले कि आपने बहुत गहरी बात बोली है या बहुत गंभीर बात बोली है। नहीं, गंभीर ही होगा, बात गंभीर होती है, ठीक है ना। बात में गहराई हो सकती है। गहरी बात हम लोग प्रयोग में बोल जाते हैं, गहराई जो है वह किसी डेप्थ को ही बताता है। गहरी मतलब जैसे भारत की जो नदियां हैं वह गहरी नदियां हैं, तो वहाँ क्या है? डेप्थ का पता चलता है। लेकिन आपकी जो बात है वह गंभीर है। लेकिन दहेज प्रथा भारत की गंभीर समस्या है, गहरी समस्या नहीं है, गंभीर समस्या है। तो गहराई में डेप्थ का अंदाज़ा होता है, लेकिन बेसिकली वो फिजिकल होता है, और गंभीरता एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। यानी एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? भाव है। गंभीरता एक भाव है, गहराई एक स्थिति है। यह भी हिंदी का ये ग्रुप है। जो शब्द व्यवहार में प्रयुक्त होने लगे और उनका एक अर्थ जो है स्थापित हो जाए समाज में, उसको रूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द एक्चुअली वही अर्थ नहीं देते हैं जो उनका एक्चुअल अर्थ होता है, लेकिन समाज उसका वो अर्थ मान लेता है। तो ये रूढ़, हाँ, तो ये रूढ़ हो गया ये। हाँ, जितना अलमारी है सब गोदरेज। चाहे बेचारा कितना बढ़िया कंपनी बनाया हो, लगेगा गोदरेज खरीद के लेनी है, अब देखिएगा तो मुहर उसको किसी और का मारा हुआ, ठीक है ना। तो ये रूढ़ शब्द। देखिए, शब्दों को बात, शब्दों का जो वर्गीकरण है, सबसे बड़ा वर्गीकरण है विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में विकार ना आए, यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, वह क्या कराते हैं? अविकारी। और जिनमें परिवर्तन संभव है किसी भी माध्यम से, वह विकारी शब्द। और एक क्या है? देशज और विदेशज। वो क्या है? जो भारतीय अपने देश के भीतर में जो निकला है वो देशज, और जिसमें बाहरी प्रभाव, जैसे कि अस्पताल, ये सब जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।